नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता तंबोली, प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। बच्चों, हम मैक्स वेबर पढ़ रहे हैं। आज हम मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा पढ़ेंगे कि नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर क्या कहते हैं। मैक्स वेबर की नौकरशाही की अवधारणा से पहले हम देखें कि नौकरशाही का अर्थ क्या है, किसको कहा जाता है नौकरशाही। ब्यूरोक्रेसी तो प्रशासन की ऐसी प्रणाली जिसमें कार्यों की एक विशेषज्ञता, कार्यालय के लिए निश्चित उद्देश्य एवं योग्यता, कार्यवाही कर के निश्चित नियम एवं पदों में गोपनीयता विद्यमान हो, नौकरशाही कहलाती है। यानी नौकरशाही आज हमें हर संस्था इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलती है। यानी किसको कहा जाता है नौकरशाही? कि जो भी संस्था है उसकी कार्य प्रणाली, कैसी कार्य प्रणाली कि हर कार्य करने के लिए एक विशेषज्ञ होता है, मतलब विशेषज्ञता होती है कार्यों की। कार्यालय के लिए कोई निश्चित उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य के लिए उस कार्यालय का वो कार्यालय अस्तित्व में आया है, वो संस्था अस्तित्व में आई, उसकी का उद्देश्य क्या है, वो किस कार्य के लिए है, और उस कार्य करने की उसमें उसके लिए जो उनके व्यक्ति जो अपॉइंट होते हैं उनकी योग्यता के आधार पर, और जो कार्रवाई की जाती है, जो सारी कार्रवाई होती है, किस प्रकार से उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी काम करने, वो एक निश्चित नियम के अनुसार होते हैं। और उन कार्यों को करने के लिए वहां पर पद होते हैं, जिस पदों पर लोगों की नियुक्ति होती है। और ये पद सोपनीयता, उनमें पद सोपनीयता, पद सोपान होता है, यानी हायरार्की हमें देखने को मिलती है। यानी जैसे सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पर उच्च अधिकारी होगा, फिर उसके नीचे का अधिकारी, उसके नीचे, ऐसे पद सोपान हमें इस कार्य प्रणाली में देखने को मिलती है। तो इसी कार्य प्रणाली को नौकरशाही कहा जाता है। तो ये नौकरशाही आज हमें हर संस्था में देखने को मिलती है। आगे हम देखें इसका नौकरशाही शब्द का आविष्कार 1745 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री विसेंट डी गॉर्नी ने किया था। यानी नौकरशाही शब्द का प्रयोग मैक्स वेबर ने पहली बार नहीं किया है। इन्होंने तो वर्तमान में नौकरशाही को एक उसका आदर्श प्रारूप बनाकर उसकी स्टडी की है, उसके बारे में बताया है। ये नौकरशाही शब्द पहले से ही अस्तित्व में था। यानी जैसे जैसे कार्यों का संस्था का विकास होता गया, जैसे जैसे नए कार्यों की आवश्यकताएं होती गई, वैसे वैसे लोगों को अपॉइंट करते गए। काम का जब बढ़ गया काम संस्थाओं का, तब उनको कार्यों का विभाजन किया जाने लगा और इस आधार पर नौकरशाही अस्तित्व में आई। तो हम देखें कि नौकरशाही को अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो लैटिन भाषा के ब्यूरो जिसका अर्थ होता है मेज, और ग्रीक भाषा के क्रेसी जिसका अर्थ होता है शासन, इन दोनों शब्दों से मिलकर ब्यूरोक्रेसी बना है, जिसको हम हिंदी में नौकरशाही कहते हैं। यानी इसका मतलब हुआ इस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी का तात्पर्य मेज का शासन या मेज सरकार से है। यानी इसका मतलब क्या हुआ मेज शासन? यानी सारे काम यहाँ पर जो इसकी कार्य प्रणाली है कार्यालय की, वो मेज पर होती है। यानी वहां पर मेज पर कुर्सी पर बैठा हुआ एक अधिकारी होता है, ऑफिस होता है, कार्यालय होता है, उसमें सब लोगों की अलग अलग मेज होती है, कुर्सी होती है। वहाँ पर अधिकारी कर्मचारी बैठते हैं, अपना काम करते हैं, फाइलों के माध्यम से, लिखित दस्तावेजों के माध्यम से काम होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेज का शासन। नौकरशाही को कर्मचारी तंत्र, अधिकारी तंत्र या लाल फीताशाही भी कहा जाता है। यानी ये कर्मचारी तंत्र यानी कर्मचारियों से, अधिकारियों से मिलकर ये कार्य प्रणाली कार्य करती है, और इसको लाल फीताशाही भी कहते हैं। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि जो भी कार्य होता है उसमें इतने ज्यादा नियम और अ, नियम लगाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग कई बार काम बहुत धीरे से होता है, कई बार काम बहुत लंबा समय तक काम कंप्लीट नहीं हो पाता है, और बहुत सारी उसमें हमें इस प्रकार की जो लेट लतीफ वाली चीजें देखने को मिलती है, या बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं कि उनको आसानी से नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार से उसको लाल फीताशाही का नाम दिया है।
तो हम देखते हैं कि हमारे ऑफिसेज में किस प्रकार के काम होते हैं। फाइलें चलती रहती है लगातार, किसी कार्य को कंप्लीट करने में कई कई महीने साल भी लग जाते हैं। कुछ लोग नौकरशाही को कुशल, कुछ विद्वान जो है अकुशल कहते हैं, कुछ लोक सेवा का पर्यायवाची कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे अधिकारी समूह के रूप में देखते हैं। अलग अलग विद्वान इसको नौकरशाही को अलग अलग रूप में देखते हैं, लेकिन मूल रूप से नौकरशाही कार्यों एवं व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो सामूहिक प्रयास के जरिए वांछित लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने की आकांक्षा रखता है। यानी हम देखें कि नौकरशाही क्या है। नौकरशाही कार्यों और व्यक्तियों का एक समूह है, यानी व्यक्ति होंगे जिनका अपना अपना कार्य होगा। एक ऐसा व्यवस्थित संगठन है जो सभी के सामूहिक प्रयास के जरिए जिस लक्ष्य के लिए उस संस्था का निर्माण किया गया है, जिस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया है, उसको प्रभावी ढंग से प्राप्त किया जा सकते। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने नौकरशाही के आदर्श रूप का वर्णन किया है। यानी मैक्स वेबर ने जो नौकरशाही है उसके आदर्श रूप का, यानी क्या उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या क्या उसकी विशेषता है, उसके आधार पर इन्होंने नौकरशाही का वर्णन किया है। वेबर ने नौकरशाही के बारे में बताया कि नियुक्त किए गए अधिकारियों का समूह नौकरशाही कहलाता है। यानी जो कार्य प्रणाली होती है किसी संस्था की, वहां पर जो अधिकारी होते हैं वो नियुक्त होते हैं, उनको एक निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से की योग्यता के आधार पर उनको नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्त किए गए अधिकारियों का एक समूह नौकरशाही कहलाता है। अर्थात किसी भी प्रतिष्ठान को जब कोई कार्यालय या अधिकारी गण चलाते हैं तो उस व्यवस्था को नौकरशाही कहा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नौकरशाही क्या है। कि नौकरशाही कोई भी संस्था को चलाने की एक कार्य प्रणाली है जिसमें अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, कार्यालय के माध्यम से उस कार्य किसी उद्देश्य के लिए उस संस्था का निर्माण किया जाता है। तो उसको चलाने के लिए उसकी एक निश्चित कार्य प्रणाली होती है जिसका लिखित में वो नियम कानून होते हैं, किस प्रकार का किन किन लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, किन लोगों को किस प्रकार का कार्य दिया जाएगा, उन कार्यों के उनके सारा जो भी कार्य किया जाता है उनका लेखा जोखा लिखित दस्तावेज के रूप में होता है, फाइलों के रूप में होता है, और सारा काम उन्हीं अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से होता है। और उनमें एक पद सोपान होता है, हायरार्की होती है। जैसे अगर हम अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ही एग्जांपल है तो इनमें हायरार्की दिखने को मिलती है। यानी सबसे ऊपर हमारे प्रिंसिपल होता है, फिर सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ, क्लरिकल स्टाफ, फोर्थ क्लास, इस तरह से हमें पद सोपान यानी एक पद ऊपर से लेकर नीचे तक हमें देखने को मिलता है, और उसी के अनुसार उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको कार्य सौंपा जाता है। तो इस तरह से नौकरशाही क्या है। अधिकारी को का एक समूह है जिसमें कोई भी कार्यालय अधिकारीगण उस व्यवस्था को चलाते हैं तो उसको नौकरशाही कहा जाता है। आगे हम देखें। वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषता क्या है कि पद सोपान, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि नौकरशाही में विशिष्ट कार्य किए जाते हैं, विशिष्ट पदों के लिए निर्धारित होते हैं। यानी हर पद के लिए अलग अलग कार्य निश्चित होते हैं। ये कार्य योग्यता, अधिकार, उत्तरदायित्व में एक अंतर करता है। यानी सभी व्यक्तियों का उनकी योग्यता क्षमता के अनुसार उनके अलग अलग कार्य होते हैं और उनका उत्तरदायित्व, उनका अधिकार भी अलग अलग होता है। और इनमें एक पद सोपान होता है, उच्चतर से निम्नतर अधिकारी कर्मचारी होते हैं, या नीचे से लेकर ऊपर तक। जैसे अगर बैंक में देखें तो मैनेजर, उसके नीचे दूसरे ऑफिसर्स, दूसरे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो सब एक के बाद एक नीचे आते जाते हैं या नीचे से ऊपर चलते हैं। तो इस तरह से उनके सभी का अलग अलग स्टेटस होता है, अलग अलग कार्य होता है। अवैयक्तिक व्यवस्था होती है, इसमें यानी व्यक्ति विशेष का इतना महत्व नहीं होता, सब लोग संस्था के लिए काम करते हैं। ये अवैयक्तिक व्यवस्था है। यानी स्थिति जो व्यक्ति हैं उनके जो पद हैं उसके अनुसार औपचारिक सामाजिक संबंध अथवा अर्थात अवैयक्तिकता की अवधारणा का पालन किया जाता है।
यानी यहाँ पर औपचारिक संबंध होते हैं, अनौपचारिक नहीं होते। औपचारिक संबंध मतलब आप अपने पद के अनुसार एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं, उसके अनुसार ही कार्य किया जाता है। इसमें उच्चाधिकारी से अधीनस्थ अधिकारी को दी गई आज्ञा अवैतनिक आदेश पर आधारित होती है। यानी जो भी संबंध होते हैं, जो भी कार्य किया जाता है, तो वो एक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को जो भी आदेश देता है वो अवैतनिक होता है, वो पर्सनल नहीं होता, वो संस्थागत होता है, संस्था के लिए काम किया जाता है। पदोन्नति यानी यहाँ पर प्रमोशन की व्यवस्था होती है कि जो कर्मचारी होते हैं उनकी पदोन्नति, अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होती है। यानी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ मापदंड होते हैं जिसके आधार पर कर्मचारियों अधिकारियों की प्रमोशन होता है, पदोन्नति होती है, उनको निम्न से उच्च स्थान प्राप्त होता है। कर्मचारियों को पदोन्नति उनकी वरिष्ठता या उसकी उपलब्धियों के आधार पर की जाती है, यानी दोनों तरीके से होती है। यानी जो सीनियरिटी के आधार पर भी जो वरिष्ठ होता जाता है वो उच्च स्थान प्राप्त करता जाता है, और उसके अलावा भी उनकी जो उपलब्धि होती है, उसने कुछ और उसने प्राप्त किया है, कुछ डिग्रियां ली है, कुछ और उसने उपलब्धि प्राप्त की है, तो उसके आधार पर भी उसको पदोन्नति मिलती है। स्पष्ट श्रम विभाजन, जैसे अभी हमने देखा कि विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट कार्य होते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए यहाँ पर अलग अलग कार्यों का श्रम विभाजन कर दिया जाता है। तो नौकरशाही में अधिकारी और कर्मचारियों के बीच कार्य तथा जिम्मेदारियों की प्रकृति, उनकी योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर स्पष्ट श्रम विभाजन होता है। यानी जितना भी उस संस्था के लिए, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी कार्य की आवश्यकता होती है, वो सारे अधिकारी कर्मचारियों के बीच में उनकी योग्यता और उनकी कार्यकुशलता के आधार पर विभाजित कर दिया जाता है। यानी हम देखें, अगर हमारे कॉलेज का या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या बैंक का या किसी भी संस्था का अगर हम कार्य प्रणाली देखें, तो वहाँ पर सबके काम अलग अलग होते हैं। प्रिंसिपल का काम अलग है, फैकल्टी का काम अलग है, क्लरिकल स्टाफ का काम अलग है, फोर्थ क्लास का काम अलग है। तो सबका कार्य का जो श्रम किया जाता है, जो कार्य किए जाते हैं, उनको अलग अलग लोगों में उनकी योग्यता के अनुसार विभाजित कर दिया जाता है। वेतन भत्ता, इस प्रणाली में सबको, उनको कर्मचारियों को नियमित पारिश्रमिक की व्यवस्था होती है, यानी उनको वेतन भत्ते दिए जाते हैं। यानी हम उसको सैलरी के रूप में देखें या हम पर डे के हिसाब से देखें या मंथली के हिसाब से देखें, तो उनको उसके जो भी वो कार्य करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पारिश्रमिक दिया जाता है, जो कार्य तथा जिम्मेदारियों की प्रकृति के अनुसार प्रदान किया जाता है। यानी वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं या उनकी जिम्मेदारियां कितनी हैं, वो किस पद पर हैं और उस पद के अनुसार वो क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका जो वेतन भत्ता है वो दिया जाता है। पारिश्रमिक संगठन की आंतरिक पद सोपान के अनुसार दिया जाता है। यानी जो पारिश्रमिक दिया जाता है, जो वेतन दिया जाता है, जो सैलरी दी जाती है, वो उस संस्था में, संगठन में जो आंतरिक पद सोपान है, यानी जैसे हम देखें कि जो सबसे हायर अथॉरिटी पे जो व्यक्ति बैठा है उसकी सैलरी ज़्यादा होगी, उसके नीचे उसकी कम होगी, उससे नीचे कम होगी, उससे नीचे वाले की उससे कम होगी। तो इस तरह से आंतरिक पद सोपान के अनुसार पारिश्रमिक या वेतन भत्ते दिए जाते हैं। आगे हम देखें, व्यवसायिक योग्यता, यानी सभी कर्मचारी अधिकारियों की एक वस्तुनिष्ठ कसौटी निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर चुना जाता है, जिसके चलते उनमें व्यवसायिक योग्यता होती है। यानी उस संस्था में उस व्यक्ति को जिस कार्य के, जिस पद के लिए रखा जाता है, तो उसका चुनाव एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाता है, जिसमें उसमें उस संस्था के प्रति जो उस पद के लिए जो व्यावसायिक योग्यता की जरूरत होती है, वो योग्यता उसमें होती है, उसी व्यक्ति को लिया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, एक निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उसको चुना जाता है। नियम व प्रक्रिया, किसी भी संगठन में कर्मचारियों के कर्तव्य, अधिकार तथा काम करने की पद्धति स्पष्ट रूप से कुछ निश्चित नियमों द्वारा तय व प्रशासित होती है, जो लिखित, तार्किक व अवैतनिक होती है। यानी सब कुछ नियम और एक प्रक्रिया के तहत होता है सारे काम।
संगठन में या संस्था में जो भी कर्मचारी होते हैं उनके कर्तव्य अधिकार एक स्पष्ट रूप से नियमानुसार लिखित होते हैं कि किसको क्या कर्तव्य है, किसका क्या अधिकार है, किसको क्या काम करना है, वो सब कुछ नियमानुसार लिखित में होते हैं। काम करने की पद्धति भी स्पष्ट रूप से नियमों के अनुसार होती है कि किस प्रकार से कौन सा काम किया जाएगा। सारे कार्य लिखित में उनके नियम लिखे हुए होते हैं और उसी लिखित नियमों के अनुसार ही सारी कार्रवाई की जाती है। विशेषीकरण यानी हम देखें कि किसी भी संगठन में प्रत्येक कर्मचारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय कर दी जाती है। यानी जो व्यक्ति कौन से पद पर है उस पद के अनुसार उसकी भूमिका, उसके काम को तय कर दिया जाता है कि वो ये काम करेगा और वो लगातार वो काम करता है, इसलिए वो स्पेशलिस्ट होता है उस काम का। उसमें वो विशेषीकरण होता है। जैसे अगर हम कॉलेज में भी देखें तो अलग अलग विषय का कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं और हर एक फैकल्टी अपने विषय का विशेषज्ञ होता है। तो उस कर्मचारी की भूमिका या उस अधिकारी की भूमिका उसके काम के अनुसार तय कर दी जाती है और निर्धारित किए गए उन्हीं कामों की सीमा के भीतर उनसे अपेक्षा की जाती है कि उनको जो निर्धारित जो काम दिए गए हैं उस कार्य को वो अपनी उसी काम की सीमा जो भी वो तय किया गया उसके अनुसार वो काम करेगा। संगठनात्मक संसाधन यानी हर संगठन संस्था के अंदर संसाधन होते हैं कि कोई भी काम किया जाता है तो उससे संबंधित सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं, यानी संसाधन क्या है? साधन कि हम कोई भी काम करेंगे। जैसे अगर कॉलेज में पढ़ाना है तो वहाँ पर हमें क्लासरूम भी चाहिए, क्लासरूम में बैठने के लिए टेबल कुर्सियाँ भी चाहिए, कंप्यूटर भी चाहिए और चीज़ें भी चाहिए। हर ऑफिस में अलमारियाँ चाहिए, फाइल्स चाहिए, हर चीज़ चाहिए। तो ये किस प्रकार का कार्य वहाँ पर हो रहा है उससे संबंधित सारे संसाधन वहाँ पर होते हैं जिसके तहत वो कार्य को किया जाता है। तो नौकरशाह संगठन के संसाधनों को निजी तौर पर उपयोग नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि जो भी संसाधन है वो संस्था के हैं और संस्था के लिए ही वो काम में लिए जाते हैं। जो उसमें कर्मचारी अधिकारी वो अपने निजी उपयोग के लिए उसको काम में नहीं ले सकता। लिखित दस्तावेज होते हैं, जैसे अभी हमने देखा कि जो भी प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, वो सारे निर्णय, कार्य, नियम सब कुछ लिखित रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। ये दस्तावेज प्रशासन को लोगों के प्रति उत्तरदायी बनाता है। यानी फाइलों में वो सारे रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। यानी इसी को कहा जाता है कि फाइलों के माध्यम से जो ये कार्य प्रणाली की जाती है उसको नौकरशाही कहा जाता है। यानी इसका मेन जो मूल विशेषता है कि लिखित दस्तावेजों के माध्यम से काम किया जाता है। हर एक छोटे से छोटे कार्य को लिखित में रखा जाता है और उसी के अनुसार, उस रिकॉर्ड के अनुसार ही आगे की कार्रवाई चलती रहती है। तो इन्हें सारे कार्यों का एक रिकॉर्ड रखा जाता है, संधारित किया जाता है फाइलों के माध्यम से। लास्ट में हम देखें एक तंत्री प्रारूप। यानी इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही के कुछ कार्यों को अन्य संगठनों द्वारा नहीं किया जा सकता। कुछ कार्यों पर उनका एकाधिकार होता है और केवल प्राधिकृत अधिकारी ही उस कार्य को संपन्न कर सकते। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि नौकरशाही के कुछ ऐसे कार्य हैं कि जो अन्य संगठन नहीं कर सकते। यानी कुछ संस्थाएं हैं जो पर्टिकुलर उसी कार्य के लिए होती है, जैसे आर्थिक संस्था, शैक्षणिक संस्था। तो वो उस पे उनका एक अधिकार होता है और वो केवल जो सत्ताधारी अधिकारी हैं वो ही उस कार्य को संपन्न करते हैं। यानी हर कार्य के लिए अलग अलग संस्थाएं होती है और वो उसी कार्य को करने के लिए अधिकृत होते हैं और उनको वो अथॉरिटी दी जाती है कि वो उस कार्य को करेंगे। तो इस तरह से ये नौकरशाही की विशेषता हमने देखी। आगे हम देखें कि नौकरशाही की कमियां क्या है। यानी बहुत से जो विद्वान हैं नौकरशाही की जो वेबर की नौकरशाही की अवधारणा है उस पर वो नौकरशाही के लिए कुछ कमियां बताते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। इसमें कुछ लोगों का जो मुख्य बातें हैं वो ये कहते हैं कि कार्य कुशलता से अधिक प्रक्रियाओं को महत्व दिया जाता है, जिससे नियमों और विनियमों का पालन करना अक्सर कठिन हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर कोई, इसका मतलब ये हुआ कि
सब कुछ नियमों के अनुसार होता है, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता से उस कार्य को और अच्छे से करना चाहे या बहुत अच्छे तरीके से संपन्न करना चाहता है, फिर भी वो नहीं कर सकता क्योंकि वो एक निश्चित नियमों प्रक्रियाओं के साथ बंधा हुआ होता है। तो प्रक्रियाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जिससे नियमों और विनियमों का पालन करना अक्सर कठिन हो जाता है। कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ मिल सकता है। यानी यहाँ पर इस पे ये भी आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर जो पावरफुल व्यक्ति हैं, जैसे अमीर लोग हैं, कुछ राजनेता है जिनके पास शक्ति है, सत्ता है, वो अपना काम करवा लेते हैं और दूसरे जो जिनके पास शक्ति पावर नहीं है, उन लोगों का काम जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसमें ये भी आरोप लगता है कि कुछ लोगों को दूसरों की तुलना में अधिक लाभ मिल सकता है। लाल फीताशाही इसका मुख्य आरोप लगाया जाता है और इसी कारण से ये नौकरशाही को इसकी कमियों को बताया जाता है। लाल फीताशाही का मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक नियमों पे जोर दिया जाता है, जिसके कारण कई बार क्या होता है कि समय पर कोई कार्य पूरा नहीं हो पाता या किसी कार्य को करने में कई महीने कई साल लग जाते हैं। तो लाल फीताशाही का आरोप इसके ऊपर लगाया जाता है। अनावश्यक औपचारिकता, यानी सब कुछ लिखित और निर्धारित नियम से होता है, तो अनावश्यक औपचारिकता के कारण कई बार काम आगे नहीं बढ़ पाता है। अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने की प्रवृत्ति होती है, यानी यहाँ पर जो भी अधिकारी कर्मचारी काम करते हैं वो अपना प्रभाव अपने क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश करते हैं। मानवीय व्यवहार की उपेक्षा होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि नहीं, मानवीयता के आधार पर तो ये कार्य होना चाहिए, लेकिन नियम कानून के अनुसार हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा आरोप इसमें लगता है कि चूंकि नियमों से बंधा हुआ होता है तो मानवीय व्यवहार की उपेक्षा की जाती है। तो आप लोगों को नौकरशाही की अवधारणा वेबर की समझ में आई होगी कि ये आप कोई भी किसी भी संस्था का एग्जाम्पल ले ले तो आप नौकरशाही को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि नौकरशाही एक कार्य प्रणाली जिसमें लोगों को अपॉइंट किया जाता है, निश्चित प्रक्रिया के दौरान उनके कार्य का विभाजन होता है, उनकी योग्यता के अनुसार उनको कार्य दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, उनकी प्रमोशन होता है, उनका जो सारे कार्य होते हैं उस संस्था के वो लिखित दस्तावेजों में फाइलों के माध्यम से होता है। तो इसको ही नौकरशाही कहा जाता है। तो आपको नौकरशाही की अवधारणा समझ में आ गई होगी। हम अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।